नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है चलिए वहां खबर जहां का। आज अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। जी हां, अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया दिल थामे सांसें थामे इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस सवाल का जवाब मिलने में अभी देरी है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स में कौन कौन से फैक्टर हैं जो काम करेंगे। खासतौर से स्विंग स्टेट्स की भूमिका। स्विंग स्टेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के वोटर्स हैं, यानी कि ये स्टेट्स किसी का गढ़ नहीं है और इस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। ऐसा ही एक राज्य है फ्लोरिडा, ये स्विंग स्टेट है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मार ली। तो क्या यह समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं? क्योंकि इतिहास ये कहता है, अमेरिका का इलेक्टोरल इतिहास ये कहता है कि जिस भी पार्टी ने फ्लोरिडा पर फतह हासिल कर ली, वही पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फतह हासिल करती है। इन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब आज अमेरिका भी ढूंढ रहा है और पूरा विश्व भी, क्योंकि अमेरिका में जो होगा अगला राष्ट्रपति, वहां से बहुत कुछ तय होगा, बहुत सारी नीतियां बनेंगी जिससे भारत समेत पूरा विश्व प्रभावित होगा। You know why he's angry? Because he's losing, that's why he's angry. No, it's very agitated. All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जंग। The Biden family's business partner revealed shocking, disturbing, and explosive information about Joe Biden's corrupt. आखिरी दौर में पहुंची व्हाइट हाउस की रेस। ट्रंप की होगी ताजपोशी या बाइडेन मारेंगे बाजी? स्विंग स्टेट्स के वोटर्स के दिल में क्या है? इस बार किस पर होगा फ्लोरिडा मेहरबान? क्या इस बार भी उलट जाएंगे इलेक्शन सर्वे? क्या ट्रंप दोबारा बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस? Moments ago, we learned about the other reason Joe Biden has been hiding in his basement. In a national television interview, you want me to tell you the rest? क्या बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान? To beat the virus, we first got to beat Donald Trump. अमेरिकी चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। अमेरिका का सुपर बॉस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं? किन मुद्दों ने डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाया है? किन मुद्दों ने जो बाइडेन को फायदा पहुंचाया है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंजाइटी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा अमेरिका बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर कौन अगला राष्ट्रपति होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, क्योंकि उनकी किस्मत, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और उनकी बेचैनी देखिए कि आधी रात को 2 बजे ही वो लोगों के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम जीत गए हैं। लेकिन इस ऐलान करने का आधार क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि अब तक जो सर्वे कह रहे हैं वो आखिर क्यों ये इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, और क्या सर्वे के मुताबिक ही रिजल्ट्स जा रहे हैं, रुझान जा रहे हैं, या फिर उससे कुछ हटकर अमेरिका का इतिहास गवाही दे रहा है, और क्या होगा अमेरिका का अगले 4 साल का भविष्य, हम समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप पूरा मामला, आज के पूरे हालात समझिए।
व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बात सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन के जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए जो सबके सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही
सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं वो भी विपक्षी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकोनॉमिक जो है वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आखिर क्या है अमेरिका के हालात, आखिर क्या होने वाला है अमेरिकी इलेक्शंस में, कौन बनने वाला है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मुद्दों पर भी बात करेंगे, स्विंग स्टेट्स पर भी बात करेंगे, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में क्या जा रहा है, जो बाइडेन के पक्ष में क्या जा रहा है, ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। खास बात मैं बता दूं कि जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मौजूद थे। अमरीश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, और वो छवि इन चुनावों में कितना काम करेगी, वोटर्स को कितना प्रभावित कर रही होगी, ये मैं आगे समझूंगी। लेकिन जब वो रात के 2 बजे आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए हम तो जीत रहे हैं, हमने कहा था कि हम जीतेंगे, हमने फ्लोरिडा जीत लिया है, हमने टेक्सास जीत लिया है, हमने नॉर्थ कैरोलिना जीत लिया है और हम ही जीत रहे हैं, मैं ही बन रहा हूं राष्ट्रपति। इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई जो सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया, जो सर्वेक्षणों में कहा गया, वो होने जा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कुछ निराधार बात कर रहे हैं? और दूसरा कि स्विंग स्टेट्स की क्या भूमिका है? अगर फ्लोरिडा पर वाकई कब्जा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या यह समझा जाए कि जो इतिहास में होता रहा है, फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमरीश जी। देखिए, जो तमाम सर्वेक्षण आ रहे थे उनमें भी खासतौर से जो रेटिंग अप्रूवल सर्वे थे उनके हिसाब से भी ट्रंप जी के जीतने की संभावना मात्र 1% थी, और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि अगर वो फ्लोरिडा जीतते हैं तो लड़ाई में बने रहेंगे, जो कि अभी तमाम वोटिंग सर्वेक्षण जो दिख रहे हैं उसमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तो वो लड़ाई में बने हुए हैं, दूसरा आपने उनकी छवि को लेकर कही, जब वो 2016 का राष्ट्रपति चुनाव में गए थे उस समय भी कमोबेश उसी छवि के साथ उतरे थे और उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को मात दी थी, और यही छवि उनकी कई बार स्ट्रेंथ भी बनकर आती है जब वो आतंकवाद पर इसी छवि के साथ बोलते हैं। मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें 72% लोग उनकी आतंकवाद को लेकर जो स्टैंड है उसकी रवैये के कारण उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी यही जो बड़बोलापन कहते हैं जिसको आप लोग, यही उनके वोटर को लुभाने का काम करते हैं कि वो अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर रहते हैं, लाउड रहते हैं, वो कई मुद्दों पर बहुत डिप्लोमेटिक नहीं दिखाई देते हैं, जिससे कि जनमानस में यह जाता है कि उनका स्टैंड बहुत क्लियर। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है अमरीश जी, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आपने ये कहा कि हिलेरी क्लिंटन को उन्होंने इसी छवि के साथ मात दी थी और इसी छवि के साथ पिछला इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, लेकिन उस वक्त वो फ्रेशर थे। इस वक्त उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं वो अमेरिकी जनता को नहीं मालूम था। अब वो शासन कर चुके हैं, तमाम फैसले ऐसे ले चुके हैं, तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं, ट्वीट्स कर चुके हैं जो कई बार अमेरिकी जनता को पसंद नहीं भी आया है। तो क्या पिछली बार जो हिलेरी क्लिंटन के साथ था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो लोगों को पता था, इस बार जो बाइडेन के बारे में भी वो किस तरीके का शासन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबा काम किया है बराक ओबामा के साथ भी, तो लोगों को पता है कि वो किस तरीके के फैसले करते हैं, क्या नीतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछली बार अमेरिकी जनता को नहीं पता था, लेकिन इस बार उनके काम करने का तरीका, उनका स्टाइल
लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है। क्या यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि माने हम? देखिए 2016 के इलेक्शन के समय में भी उस समय अमेरिका में मौजूद था। उस इलेक्शन को मैंने बाकी करीबी से देखा था। उस समय भी उनके ट्वीट बड़े विवादास्पद रहे थे, चाहे वो मिडिल ईस्ट को रखे हों, कुछ इस्लामिक कंट्रीज को लेकर रहे हों। उस समय भी मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो निकल कर आए। दूसरा, आपने कहा कि उनके काम करने को लेकर क्या असंतोष है या वो तो फ्रेशर थे। अमेरिका में इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले 4 साल के कार्यकाल में कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी पे उन्होंने बहुत जबरदस्त पकड़ बनाए रखी और इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में सबसे बेहतरी कर रही थी टिल जनवरी 2020 तक। और कोरोना ने सिर्फ अमेरिका ही विश्वव्यापी इकोनॉमी को, चाहे भारत हो चाहे बाकी यूरोप कंट्रीज हो, सबकी इकोनॉमी को बुरी तरह इफेक्ट किया है। लेकिन जनमानस को ये भी समझ आता है कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन को लेके उनका एक बड़ा सख्त स्टैंड था, जिसकी क्रिटिसाइज कई लोगों ने किया कि उनको लगा कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, तो जो धंधे प्रभावित होंगे, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। वो पक्ष भी लोगों में, जो उनका वोटर था, उसमें पॉजिटिव वे में गया। मास्क को लेके भी कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर आऊंगी अमरीश जी। जो मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमी, कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी। लेकिन जरा अपने दर्शकों को पहले हम ये समझा दें कि अमूमन ऐसी कितनी बार होता है जब कोई राष्ट्रपति लोगों को संबोधित करता है और ये कहता है कि देखिए वोटिंग रुकवा दीजिए, अब यहां से मैं जीत रहा हूं और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। उसके बाद हालांकि जो बाइडेन ने भी कहा कि हमारी भी लीगल टीम तैयार है। लेकिन ये जो घटना हुई वो कितनी अप्रत्याशित है और अमूमन कितनी जल्दी वहां पर रिजल्ट्स आ जाते हैं। और इस बार अगर रिजल्ट लंबा खिंच रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें जो कि इस वक्त अमेरिका पर है और हम जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है, तो क्या अक्सर ऐसे नौबत आती है या फिर ये वंस इन अ वाइल होता है? देखिए, इस तरह की नौबत लगभग 20 साल बाद आई। जब 2000 का इलेक्शन चल रहा था जूनियर बुश और अल गोर के बीच में, उस समय स्थिति आई थी, वो भी फ्लोरिडा को लेकर आई थी। वहां पे बहुत माइनर लीड थी, लगभग 537 वोट की। उसको लेके जॉर्ज बुश ने उसको चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब उसमें डिले हुआ था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो इस समय डिले चल रहा है, ये सिर्फ काउंटिंग प्रोसेस पे ही एक विवाद का डिले नहीं है। कोरोना काल में लगभग 2/3, जो लास्ट टाइम 130.8 मिलियन वोटर्स ने वोट किया था, उसका 2/3 वोटर इस बार बैलेट पोस्ट से वोट किया है, जिसकी गिनती में बहुत समय लगता है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बूथ तक जाने में थोड़े हिचकिचाए हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग बैलेट पोस्ट के थ्रू किया है, जिसकी संख्या 10.8 करोड़ है, तो उसको गिनने में बहुत समय लग रहा है। इसीलिए ये थोड़ा डिले है और ये 1-2 दिन और खींच सकता है। इसको सिर्फ इसके विवाद वाले एंगल से देखना। अच्छा, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इलेक्टोरल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, और जो पोस्टल बैलेट है उस पर आकर के मतभेद दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। विश्लेषक ये भी मानते हैं त्यागी जी कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें ज्यादातर जो वोटर्स हैं, ट्रंप को ये लग रहा है कि वो जो बाइडेन के पक्ष में होंगे और इसीलिए शायद वो ये चाहते हैं कि काउंटिंग यहां पर रुके और आगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस तरह की जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट से ज्यादातर जो बाइडेन के समर्थक आएंगे सामने। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ये विश्लेषण आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, इस तरह की चर्चाएं जो हैं आप वोटिंग से पहले भी चल रही थी। अगर आपको याद जान पड़ता हो तो वोटिंग से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस प्रोसेस पे उंगली उठा रहे थे। वो इस तरह की वोटिंग के खिलाफ थे। उनका लगातार ये कहना था कि मैं इस तरीके की उसको अप्रूव नहीं करता हूँ। और आपको अगर याद पड़ रहा हो तो एक बार उनका बड़ा चर्चित बयान हुआ था, जिसपे पूरा मीडिया का हेड था। उन्होंने कहा कि मैं शांति से पद नहीं छोड़ूगा। उसके पीछे भी यही नियत छुपा था कि वो उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। चर्चा तब उस समय भी ये चल रही थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 जज की नियुक्ति की है। उसमें एक जज तो वोटिंग से कुछ दिन पहले ही महिला जज की नियुक्ति बहुत ही विवादास्पद रही। अब मुझे लगता है अगर वो चैलेंज करेंगे तो उन महिला जज को उस फैसले से अलग भी कर दिया गया।
तो ये चर्चाएं ऐसा नहीं है कि 3 नवंबर के बाद स्टार्ट हुई है बिग ट्यूजडे के बाद। ठीक है, ये ठीक है, चर्चाएं लगातार एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पर त्यागी जी। हम वापस आएंगे और मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे इस बार काम कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कौन कौन से मुद्दे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोरोना की बात आती है, इकोनॉमी की बात उसके साथ खुद ब खुद जुड़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेड एंड बटर की बात की इकोनॉमी को लेकर और ये कहा कि बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है और उसको बहुत लाइटली लिया। लेकिन वही जो बाइडेन जो है, उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और एक आपदा है और इसे उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कैजुअलिटीज पर ज्यादा फोकस किया, स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया। ये आखिर किस तरफ गया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। हम इसके साथ ही नस्लीय हिंसा पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स मूवमेंट हुआ, उसको भी लेकर के अमेरिकी जनता का जो जहन है वो प्रभावित हुआ। हम और भी मुद्दों को तह तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार चर्चा जारी है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्या होता है वहां पर, हम आपको आगे से। एक बार स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। वोटों की गिनती को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है, क्या कहा है, आपको बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती पर, मतगणना पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है, कल रात तक मैं कई राज्यों में लीड कर रहा था। उन्होंने ये कहा है कि कल रात तक मैं कई राज्यों में लीड कर रहा था और आज अचानक से सब कुछ बदल गया। आखिर इस ट्वीट के क्या मायने हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या बेचैनी है इस बात की कि वो उस तरीके से नहीं जीतने जा रहे हैं? लेकिन इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट्स, चुनावी सर्वेक्षण पहले ही कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। लेकिन क्या यह ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को दर्शाता है? क्योंकि जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वोटों की गिनती को रुकवाने की वो बात कर रहे हैं, तो हमारी भी लीगल टीम तैयार है। ये तमाम जो कवायद है अमेरिका में चल रही है और हर हलचल पर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका में इस बार चुनावी परिणाम आने में देर क्यों हो रहा है, क्या मतभेद हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर क्या कहा जा रहा है, स्विंग स्टेट्स को लेकर क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं अमेरिका में, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वो कौन से कारण है जो ये साबित कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कुछ कारण हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। We're going to have an even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर के मतदान के बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना, चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason, because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do, with regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं
जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका इस समय काफ़ी पोलराइज्ड सोसाइटी नज़र आती है। राजनीतिक रूप से अमेरिका में ज़बरदस्त पोलराइजेशन है, एक तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने चीन को लेकर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और जो बिडेन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है और इसके लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो चुनावी रैलियों में कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वायरस की उत्पत्ति चीनी लैब में हुई है, यहीं से ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैला है। वो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी वाले रवैये पर भी सख्त संदेश दे चुके हैं। उनके प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके सभी दावों को अवैध करार दिया। ट्रंप सरकार भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भी खफा है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के साथ है। हाल में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की आक्रामक नीतियों से मिलकर लड़ाई की जाएगी। कि देखिए 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जो सफलता मिली थी उसमें अमेरिका के साइलेंट वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका के ऐसे साइलेंट वोटर्स जो कि पोलिंग एजेंसीज को जिन्होंने अपना मत नहीं बताया था, लेकिन वो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उससे वो क्षुब्ध थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीतियां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के और कोल माइनर्स को और जो फॉरगॉटन मैन जिसकी संज्ञा प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहे हैं, उन फॉरगॉटन लोगों के वोटों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार का चुनाव जीत पाए थे। हालांकि कुछ मसलों पर ट्रंप का रुख भारतीयों के हित के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीयों में लोकप्रिय H-1B वीजा पर उनकी सख्ती है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर इस वीजा नियम को कड़ा कर दिया है। वैसे बीते दिनों एयर पोल्यूशन को लेकर भी ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है और इन देशों को इसकी फिक्र नहीं। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 बड़े मुद्दे छाए रहे हैं और इन मुद्दों पर हुई बहस काफी हद तक अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले ही। पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पांचवा मुद्दा नस्लीय हिंसा। दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में कोरोना वायरस बड़ा मुद्दा बना है। नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम मानी जा रही है। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लाभ के लिए आवेदन किया है। ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मसले निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आखिर अमेरिका में रहने वाला जो भारतीय समुदाय है उसकी क्या भूमिका है इन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो कितना रिपब्लिकन्स के पक्ष में गई है, और कमला हैरिस का नाम अगर बार बार आ रहा है तो वो कितना डेमोक्रेट्स के पक्ष में गई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमरीश त्यागी जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके साथ ही संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हिस्से की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि अब देखिए पूरा देश और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर अमेरिका में क्या होने वाला है। बेचैनी इस वक्त किसके जहन में, किसके दिल में ज्यादा होगी, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में या फिर जो बाइडेन के दिल में? और ये जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसके क्या मायने हैं? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की एंग्जाइटी को दिखा रहा है? क्योंकि अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी के तौर पर देखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि कल रात मैं कई राज्यों में लीड कर रहा था, आज सब कुछ बदल गया, क्या मायने इसके? संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा,
मैं फिर से एक बार अमरीश त्यागी का रुख करना चाहती हूँ। अमरीश जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए कल तक कई स्टेट्स मेरे पक्ष में जा रहे थे, कई स्विंग स्टेट्स मेरे फेवर में थे, आज सब कुछ बदल गया है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की एंग्जाइटी को दिखा रहा है? आखिर आपका विश्लेषण क्या कहता है इस ट्वीट के बारे में? कई बार क्या होता है कि जो बहुत अर्ली रुझान है उन पे हम लोग एक राय बना लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो 2015 में बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, क्योंकि इस समय बिहार में इलेक्शन हुआ तो मुझे अचानक याद आ गया, तो तमाम जो सुबह के 1 घंटे में सभी लोग एनडीए की भारी बढ़त दिखा रहे थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो रुझान फिर महागठबंधन को। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मत पत्रों को लेकर जो बैलेट के थ्रू वोटिंग हुई है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से आशंकित थे और ये जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हैं और मुझे लगता है जो उनका ट्वीट है उसी जिसको आप एंजाइटी करें उसी उसको दर्शाता है कि जो अपनी चुनाव कैंपेन में बार बार उठाते रहे हैं। ये एक तमाम सर्वेक्षणों में और काफी लोगों का ये कहना है कि जो मत पत्र या जो बैलेट के थ्रू जो वोटिंग हुई है उसमें डेमोक्रेट्स का बोलबाला रहने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का रुझान उनके पक्ष में है उसको लेकर कहीं ना कहीं आशंका हो सकती है। ठीक, संजीव जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अगला सवाल मैं संजीव जी आपसे करना चाहती हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी? चलिए हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार संजीव श्रीवास्तव जी से बातचीत करने की, लेकिन अमरीश त्यागी जी इसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि इंडियन वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय समुदाय है जो अमेरिका में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है वोटिंग के लिहाज से भी, पिछले कुछ सालों में जो घटनाक्रम रहे, डोनाल्ड ट्रंप का पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना, लगातार कई बार मुलाकातें होना, और डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मेरे अच्छे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, गुजरात भी आए, और हाउडी मोदी कार्यक्रम जो टेक्सास में हुआ था वो हम सबको याद है, वहां पर किस तरीके से दोनों की जुगलबंदी दिखी थी। उसने क्या जो परंपरागत वोटर हैं डेमोक्रेट्स के, जो भारतीय समुदाय से आते हैं, उनको शिफ्ट करने का काम किया? क्योंकि कमला हैरिस के नाम से भी ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन वोटर्स हैं वो काफी प्रभावित हैं और ये डेमोक्रेट्स के पक्ष में जा रहा है। हाँ, देखिए आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया। हाउडी मोदी और जो बाद में अहमदाबाद का जो कार्यक्रम होता है नमस्ते कैंपेन, उसके बाद क्योंकि एनआरआई जो है वो मोदी जी के कारण थोड़ा सा झुके थे ट्रम्प की तरफ, उसके बाद ये डेमोक्रेसी मुझे लगता है कमला हैरिस वाला दाव उसके बाद ही और आपने जो आज ही मैं देख रहा था 4 डेमोक्रेट्स जो भारतीय मूल के हैं वो आज सांसद फिर से चुने गए हैं और ये उसके बाद भारतीयों का जो झुकाव है निश्चित रूप से कमला हैरिस के आने पर, खासतौर से साउथ इंडियन का मैं एक सर्वे में देख रहा था, उनका झुकाव काफी हद तक डेमोक्रेट की तरफ गया है, जो कि हाउडी मोदी नमस्ते ट्रम्प के बाद ट्रम्प की तरफ या रिपब्लिकन की तरफ झुकाव था। पिछले चुनाव में भी अगर आप हम देखें तो काफी हद तक रिपब्लिकन को भारतीय मूल के लोगों ने वोट किया था। इमिग्रेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मुद्दों पर भारतीय मूल के जो मतदाता हैं या लोग वहाँ रहने वाले हैं, उनकी राय ट्रम्प के साथ या रिपब्लिकन पार्टी के साथ मैच खाती है, चाहे आतंकवाद हो, एंटी पाकिस्तान उनका स्टैंड हो, एंटी चाइना स्टैंड हो, तो वो बहुत कंफर्टेबल मैं कहना चाहूंगा रहते हैं। उसी के बाद मुझे लगता है डेमोक्रेट्स ने इस सबको काउंटर करने के लिए कमला हैरिस की उम्मीदवारी की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास, संजीव श्रीवास्तव जी के पास हम चलते हैं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, आपका ओपनिंग रिमार्क हम जानना चाहते हैं कि आखिर, अच्छा हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे संजीव जी से बात करने की, लेकिन अमरीश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। कोरोना इस बार सबसे बड़ा मसला रहा कि कोरोना से सीधे तौर पर इकोनॉमी जुड़ी हुई थी। जो बाइडेन ने लगातार कोरोना को एक भयंकर बीमारी की तरह प्रोजेक्ट किया और ये कहा भी, जो कि दिख भी रहा था अमेरिका में, बुरी तरह से अमेरिका प्रभावित हुआ, और उन्होंने स्वास्थ्य पर और कैजुअलिटीज पर फोकस किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानों से, कई ट्वीट से ऐसा लगा कि वो बहुत हल्के में इस बीमारी को ले रहे हैं और उन्होंने ब्रेड एंड बटर पे ज्यादा फोकस किया। ये जो रवैया रहा डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वहां का जो वर्किंग क्लास है उसको इस रवैये ने प्रभावित किया और उसको ये लगा कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप हमारे बारे में सोच रहे हैं, और आज हम जो नतीजे रुझान देख रहे हैं, क्या उसमें इस रवैये की भूमिका है?
देखिए, अमेरिका जिस तरह की इकोनॉमी है उसको आप लगातार बंद करके नहीं रख सकते हैं। विश्व को ड्राइव करते हैं और उसकी इकोनॉमी पे अमेरिका नहीं पूरे विश्व से वहां पर जाकर बसते हुए विभिन्न देशों के नागरिक भी प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ये रखी कि अमेरिका को प्रॉपर लॉकडाउन में नहीं रखा जाए। अमेरिकन ट्रेंड ऑफ व्यू रिसर्च की ने जो जुलाई एंड और अगस्त की फर्स्ट वीक में जो सर्वे किए हैं उसमें उन्होंने 10 मुद्दों को अपने में शामिल किया था। आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, खाद्य एवं दवा, मजबूत इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, पर्यावरण सुरक्षा, सार्वजनिक उपक्रम और स्वास्थ्य, गरीबी और इमिग्रेशन। तो उसमें से 5 मुद्दे जो महत्वपूर्ण उभर कर आए थे जिनपे की जनता ने उनके पक्ष में राय दी। आतंकवाद पर काबू पाना, प्राकृतिक आपदा पे जिस तरह से उन्होंने काबू किया, मुझे लगता है कोरोना वायरस के पास है। और इसी सर्वे में दिखा 70% जो रिपब्लिकन्स है उन्होंने इस बात के साथ हामी भरी थी कि कोरोना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीति अपनाई थी उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि एक बड़े जनमानस में जो कोरोना को लेकर उनका टफ स्टैंड था कि प्रॉपर लॉकडाउन में नहीं जाते हैं, इकोनॉमी भी चलनी जरूरी है, अदरवाइज बेरोजगारी और भूखमरी से बहुत लोगों की मौतें होंगी। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी पे अमेरिका ही नहीं विभिन्न देशों की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है उसको एक बड़े सेक्शन ने जो है पॉजिटिव वे में लिया। मुझे लगता है क्योंकि ज्यादातर सर्वे उनको राइट ऑफ कर रहे थे चुनाव में। तो अगर इस तरह का ट्रेंड जो दिखाई दे रहा आ रहा है जो बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल अमरीश जी, नस्लीय हिंसा का जो मसला रहा, नस्लीय हिंसा का, क्योंकि ब्लैक लाइव मैटर्स ये आंदोलन चला वहां पर और कई शहरों में हिंसा भी हुई, ये मसला के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कई सारे बयान उनके ट्वीट्स रहे जो कि अमेरिकी जनता ने पसंद नहीं किए। छोटा सा जवाब सर। हाँ, इसके दोनों पक्ष हैं। जब ये नस्ली हिंसा वाला इंसिडेंट हुआ तो मैंने देखा स्टार्टिंग में बहुत से लोग जो कि श्वेत मूल के हैं और जो जिनको आप ओरिजिनल अमेरिकन्स भी कहते हैं उस कैंपेन में लगातार जुड़े। उसके कुछ हफ्तों के बाद जब उस कैंपेन में कुछ लोगों ने हिंसा का रूप लिया और काफी नुकसान संपत्ति को बचाया, तो एक बड़ा सेक्शन जो है धीरे धीरे उससे कटने लगा। उनकी सिंपैथी जरूर उसके साथ रही लेकिन उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन उस आंदोलन से हट गया। और मुझे लगता है वो एक कहीं मोड़ पे जाकर जो स्टार्टिंग में जो उसकी सीट थी वो धीरे धीरे क्योंकि हिंसा में कहीं ना कहीं वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखा है। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि उस पूरे मूवमेंट को या उस हिंसा को कंट्रोल करने में डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उतने कारगर साबित नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए अमरीश त्यागी जी। और इन सब के बीच चूंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अमेरिकी चुनाव में इस बार काम कर रहे हैं, पहले से बहुत अलग हैं। पिछली बार आप याद कीजिए प्रवासियों का मसला था, आतंकवाद का मसला था। इस बार कोरोना सबसे बड़ा मसला रहा और इसके साथ ही नस्लीय हिंसा जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं वो भी लोगों के जहन में ताजा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तस्वीर और साफ होगी। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे किस बात सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things.
By the way, तो तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच अमेरिकी जनता फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है और अगले कुछ घंटे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलिए वहां खबर जहां में इतना ही।